Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 8। ये हमारी 24 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री पार्ट 3। ओके, इससे पहले 2 जो पार्ट थे इसी सीरीज के इसी टॉपिक के हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने एंशिएंट हिस्ट्री की बात की थी, सेकंड जो पार्ट था लास्ट पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की और समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री की। लेट्स बिगिन। डियर चिल्ड्रन, the reason for all the events that's happening in your family, neighborhood or even in the world today were in the past or history। कि आज जो कुछ भी हो रहा है वर्ल्ड में, आपके घर में, आपके पड़ोस में, उनके रीजन पास्ट में है। आपके पेरेंट्स जो भी जॉब करें, कुछ के पेरेंट्स अच्छी पोजीशन में होंगे, वो क्यों है? क्योंकि पास्ट में उन्होंने मेहनत की थी। आज जो आपके पेरेंट्स जिस पोजीशन में, या तो उन्होंने मेहनत की थी या मेहनत नहीं की होगी, इसलिए वो उस पोजीशन में। आप 9th क्लास में क्यों? इसका जो रीजन है वो भी पास्ट में, क्योंकि आपने 6, 7, 8 पिछली क्लासेज है उसमें स्टडी की होगी, पढ़ करके आए हैं। ओके, तो जो कुछ भी आज हो रहा है उसका रीजन कहीं ना कहीं पास्ट या हिस्ट्री में छिपा होता है। एंड ड्यू टू दीज इवेंट्स ओनली द फ्यूचर विल बी क्रिएटेड और शेप्ड। और इन्हीं बेस पर जो कुछ भी पास्ट में हुआ, हमारा फ्यूचर या फिर हमारा जो फ्यूचर है, भविष्य, वो शेप होता है, वो बनता है। कैसा रहेगा वो डिपेंड करेगा हमारे पास्ट इवेंट के ऊपर। जैसे आज जो आप कर रहे हो उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। और जब हम 10 ईयर्स के बाद जब बात करेंगे तो आज जो आपने किया वो आपका पास्ट होगा। ओके, द कोज ऑफ द प्रेजेंट इज हिडन इन द हिस्ट्री इटसेल्फ। कि जो कुछ भी हो रहा है आज का, उसका कोज हिस्ट्री में है। जैसे आज स्कूल नहीं लग पा रहे हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो इसका जो कोज है वो कहाँ है? हिस्ट्री में है, कोविड-19। ओके, तो कुछ भी घटित होता है उसका कोज पास्ट में छिपा होता है, हिस्ट्री में छिपा होता है। विच विल बिकम द बेसिस ऑफ द फ्यूचर। और यही चीजें बाद में हमारे फ्यूचर का बेस बन जाती है। एनी इवेंट दैट हैपन्स एट एनी टाइम इज द रिजल्ट एंड कोज ऑफ सम इवेंट और द अदर। जो भी इवेंट जब भी हो रहा होता है, या तो वो कोज होता है, जो भी बाद में जो इवेंट होगा उसका, जो भी घटना घटित होगी, या फिर वो रीजन होगा। ओके, या तो वो रिजल्ट होगा या फिर वो कोज होगा। रिजल्ट होगा कि पास्ट में कुछ हुआ होगा जिसके कारण ऐसा है, और या फिर फ्यूचर में जो होगा उसका कारण बनेगा। यानी कि कोई भी इवेंट होता है, इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, उसका या तो रिजल्ट निकलता है या फिर वो आउटकम होता है। ओके, दैट्स वाई हिस्ट्री इज नॉट ओनली अ मीन्स ऑफ नोइंग द पास्ट बट ऑल्सो ए मीन्स ऑफ शेपिंग द फ्यूचर। इसलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम पास्ट के बारे में जानेंगे। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द डेट्स और द बैटल्स, कि हम लड़ाइयों के बारे में पढ़ेंगे, डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि अगर हमें अपने प्रेजेंट को बेटर बनाना है, अगर हमें फ्यूचर को बेटर बनाना है, तो हमें हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। जैसे हमने पास्ट में बहुत कुछ अच्छा किया होगा, जो कुछ भी अच्छा किया उसको हम एडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक, उसको हम अपना सकते हैं। जैसे आपने 7th 6th में जो कुछ भी अच्छा किया उसको आप अपनाइए। और जो कुछ भी हमने गलतियां की, मिस्टेक्स की, जैसे 8th क्लास में आपने वर्कशीट को सीरियसली नहीं लिया, तो उनसे हमें सीखना है। सीखेंगे तो हमारा फ्यूचर बेटर बनेगा, हमारा प्रेजेंट बेटर बनेगा। ओके, ये तो बात हुई हिस्ट्री की। हिस्ट्री कैसे एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की। यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इन इंडिया इन द 17th सेंचुरी। जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो इंडिया में 17th सेंचुरी में आते हैं एंड ग्रेजुअली टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्रिवेलिंग इन इंडिया टू गेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। और धीरे धीरे उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जो यूनिटी नहीं थी, देयर वाज द लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, छोटे छोटे स्टेट्स थे, आपस में बनती नहीं थी। सो उन्होंने एडवांटेज लिया किसका? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। किसके लिए? टू गेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अपना राजनीतिक दबदबा बनाने के लिए। यानी कि आए थे व्यापारी बन के, उन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आपस में ही नहीं बन रही है, उन्होंने फायदा उठाया और अपना डेरा यहीं जमा लिया। दिस कोइंसिडाइडेड विद द डिस्टिंग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। और इसके साथ साथ मौके पे चौका कह लीजिए कि उनका लग गया, तुक्का लग गया, लग कह लीजिए कि उसी वक्त मुगल जो एम्पायर था वो उस वक्त टूट चुका था। ओके, डिस्टिंग्रेशन होता है विघटन हो जाना, टूट जाना, कमजोर हो चुका था वो। एंड paving the way for the regional powers such as the Marathas, Sikhs, Jats, the Nawabs of Bengal and Awadh and the Rohillas। और इस वक्त कुछ लोकल कह सकते हैं रीजनल पावर्स है वो अपना अलग अलग हो चुकी थी। यानी कि मुगल एम्पायर है उसका डिस्टिंग्रेशन हो चुका था, और कुछ रीजनल जो पावर है वो एमर्ज होती है। जैसे मराठा हो गए, सिख हो गए, जाट हो गए, अवध और बंगाल के नवाब हो गए, रोहिलाज हो गए। इससे क्या हुआ? अंग्रेजों के लिए, जो यूरोपियंस थे उनके लिए और ज़्यादा इजी हो गया, क्योंकि अब जो कंट्री में पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी या यूनिटी थी वो अब और ज़्यादा कम हो चुकी थी, क्योंकि इंडिया टुकड़ों में बंट चुका था। दोज फॉरनर्स हु हैड कम टू
ट्रेड एंड बिजनेस ग्रेबिंग द अपॉर्चुनिटी एंड दे बिकम मास्टर्स। और वो फॉरेनर्स जो ट्रेड करने के लिए आए थे, बिजनेस करने के लिए आए थे, उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और वो यहाँ के मालिक बन गए, मास्टर बन गए। क्यों बन पाए? क्योंकि हमारे यहाँ पे यूनिटी नहीं थी। उन्होंने जस्ट एक पॉलिसी को यूज़ किया, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, एक दूसरे को आपस में लड़ाया। जहाँ पे ज़रूरत हुई वो खुद उसमें इन्वॉल्व हुए, ज़्यादातर उन्हें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके, और धीरे धीरे वो मास्टर बन जाते हैं। द ब्रिटिश एमर्ज्ड विक्टोरियस इन द रेस ऑफ द सुप्रीमेसी। और जो जितने भी यूरोपियंस आए थे, सच एज द पोर्तुगीज आए थे, पुर्तगाली आए थे, फ्रेंच थे, डच थे और ये ब्रिटिश थे, उनमें से जो ब्रिटिश थे वो इस रेस को जीतते हैं जो सुप्रीमेसी की रेस थी, यानी कि उसमें आगे निकल जाते हैं। बाकी को यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर के जाना पड़ता है। एंड कंट्रोलिंग द मोस्ट ऑफ इंडिया इन लेस देन 200 ईयर्स। और उन्होंने लगभग लेस देन 200 ईयर्स में पूरे इंडिया पर कंट्रोल कर लेते हैं। थ्रू द रिवोल्ट ऑफ 1857 मंगल पांडे, बख्त खां, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे एंड मेनी मोर ट्राइड टू ओवरथ्रोन दिस फॉरेन डोमिनेशन विच वॉज क्रश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, 1857 में जो हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई कहा जाता है, जो फर्स्ट रिवोल्ट जो हमारा था 1857 का, उसमें कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे सच एज द बख्त खान, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तांत्या टोपे। उन्होंने अंग्रेज़ों को टक्कर देने की कोशिश की, उन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश की। ऑल्दो दैट जो रिवोल्ट था दैट वाज ए अनसक्सेसफुल वन। अनसक्सेसफुल रहा था। क्यों रहा था? उसके कई सारे कारण थे। बिकॉज वी डिडंट हैव द यूनिटी, वी डिडंट हैव द सिंगल ऑब्जेक्टिव। हमारा कोई एम ही क्लियर नहीं था कि क्यों लड़ रहे हैं हम। ओके, कोई पेंशन के लिए लड़ रहा था, कोई अपने बेटे को राजा बनाना चाहता था। तो वी डिडंट हैव द सिंगल लीडर, we didn't have the proper planning, we didn't have the single objective and we didn't have the weapons। हमारे पास उस टाइप के वेपन्स भी नहीं थे, लैक ऑफ मनी। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण वो हमारा जो रिवोल्ट था 1857 का वो हमारा सक्सेसफुल नहीं रहता है। ओके, आफ्टर दिस इंडिया वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर टू बाय क्राउनिंग ब्रिटेन्स क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। उसके बाद यानी कि 1857 तक हम किसके अंडर में थे? हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक छोटी सी कंपनी थी, उसके अंडर में आते थे। 1858 से हम डायरेक्ट ब्रिटेन के अंडर में आ गए। ओके, यानी कि कंपनी थी उससे ले लिया गया और हम बन गए ब्रिटेन के गुलाम एक तरीके से। क्लियर? तो यहाँ तक हमने समझा कि कैसे मुगल पीरियड के बाद जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश कंपनी थी, वो पावरफुल हो जाते हैं और हम उनके अंडर में आ जाते हैं। पहला जो हमने अटेम्प्ट किया था फॉर द इंडिपेंडेंस दैट वाज इन 1857 बट दैट वाज अनसक्सेसफुल वन। अब उसके बाद क्या होता है? ड्यू टू द रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द होल ऑफ इंडिया, इंडिया वॉज टाइड इन टू द थ्रेड ऑफ यूनिटी। उसके बाद एक बार फिर से अपने यहाँ पे इंडिया वॉज टाइड इन टू द थ्रेड ऑफ यूनिटी, एकता स्थापित हो जाती है, क्योंकि पूरे देश में एक जैसा कानून था, पूरे देश में एक जैसा जो रूल था उसके कारण। जैसा कि मुगल पीरियड में था, उससे पहले गुप्ता डायनेस्टी में था, उससे पहले मौर्यन डायनेस्टी में था, वो फिर से एक बार आ जाता है। दोबारा से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं कह सकते, पॉलिटिकल यूनिटी एक तरीके से एस्टेब्लिश हो जाती है। एंड दस पॉलिटिकल यूनिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री and the development of various means of transport, western education system made the foundation of this unity more solid। और उसके बाद कुछ और ऐसे कदम उठाए जाते हैं जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने एडवांटेज के लिए उठाए थे, लेकिन उससे इंडिया की यूनिटी और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेल को इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्या हुआ कि नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन के साथ मिल सकते थे, ईस्ट वेस्टर्न के साथ मिल सकते थे। हमने एक दूसरे को जाना समझा, तो इसी यूनिटी में जो यूनिटी थी वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसके साथ साथ उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। इसने भी एक कॉमन लैंग्वेज हमें दे दी, जिसके कारण वी कुड कम्युनिकेट विद द साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन। ओके, एंड द साउथ इंडियन कुड कम्युनिकेट विद द नॉर्थ इंडियन। तो एक लैंग्वेज मिल गई और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंप्रूव हो गया। उसके कारण भी एक जगह से दूसरी जगह आना जाना आसान हो गया। ओके, सेम रूल था। इसके कारण इंडियन पीपल को ये रियलाइज़ हुआ कि वी आर वन, हम एक हैं। जो यूनिटी थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। द वर्क ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स, जो समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, सच एज द राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, द डिस्ट्रक्शंस ऑफ इंडिया सेल्फ सपोर्टिंग रूरल इकोनॉमी एंड द डिजास्ट्रस इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड द राइज ऑफ द मिडिल क्लास लेड टू द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। बाद में जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, उनके काम के कारण जो हमारी पुअर कह सकते हैं,
पैथेटिक कंडीशन ऑफ द रूरल इकोनॉमी की जो पैथेटिक कंडीशन हो गई थी ब्रिटिश रूल के दौरान, उसके कारण, या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसके कारण, या न्यू मिडिल क्लास था, एजुकेटेड जो क्लास, नए जो लोग थे, जो एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे जो लोग थे, जो बाहर से भी पढ़ के आए थे, उसके कारण इंडिया में धीरे धीरे नेशनलिज्म की ग्रोथ होती है। अब ये नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म मीन्स द लव टुवार्ड्स द कंट्री और लॉयल्टी टुवार्ड्स द कंट्री। ओके, देश के प्रति जो प्यार है, लगाव है, प्रेम है, ओके, जो वफादारी है, उसे हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। उससे पहले राष्ट्रवाद था ही नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि ये हमारा एक देश है और हम सब एक है। लेकिन इंग्लैंड के जब भी ये ब्रिटिशर्स आए, तो उसके बाद जैसे रेलवे लेकर के आए, इंग्लिश लैंग्वेज लेकर के आए, एक जैसा शासन हो गया, तो लोगों में यूनिटी एस्टेब्लिश होती है। और उसके बाद कई और कारण हो गए, जैसे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने लोगों को बताया कि जब तक हम मिलजुल के नहीं रहेंगे तब तक हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। जो सामाजिक बुराइयां थी, जैसे छुआछूत, जाति प्रथा, उसको खत्म कर दिया गया। ओके, और ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी भी कुछ ऐसी थी कि सबका बुरा हाल था। इसके कारण भी ऑटोमेटिक जब एक कॉमन एनिमी हो जाता है तो यूनिटी होनी और ईजी हो जाती है। ओके, और एक न्यू मिडिल क्लास एमर्ज करता है, जो कि पढ़ा लिखा था, वो समझता था ब्रिटिश पॉलिसीज को। तो इन सब कारणों से भारत में, हमारे देश में नेशनलिज्म की ग्रोथ होती है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन लाइक आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, होम रूल लीग प्रोमोटेड द नेशनल स्पिरिट इन ऑलमोस्ट द होल कंट्री। और उस वक्त के जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे, ओके, उनमें उन ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो नेशनलिज्म है इसकी ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। उनमें मेन थे आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस, होम रूल लीग, इस प्रकार के। उसमें से मेन जो ऑर्गेनाइजेशन था एट दैट टाइम दैट लेड द प्रोसेस ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, दैट वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में इसका ओरिजिन होता है, इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है। ओके, तो ये सब कुछ हो रहा था हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी कि हमारी इंडिपेंडेंस से पहले। इसके साथ साथ हमारे जो लीडर्स थे, रेवोल्यूशनरीज थे, लाइक बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको मैं लेकर के रहूंगा। ओके, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, ये कुछ ऐसे थे, ओके, लीडर्स थे जिन्होंने उस वक्त हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाया था। ओके, और उन्हीं के कारण हम 1947 में फाइनली आज़ादी को प्राप्त कर पाते हैं। वी गोट इंडिपेंडेंस इन 1947। क्लियर? तो ये थी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री को अगर हमें पढ़ना हो ठीक से तो कई महीने लग जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ इवेंट्स के बारे में जानने की कोशिश की। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए। यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर है, दैट इज ऑफ राजाराम मोहन रॉय, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर हैं। नेक्स्ट वन इज द महात्मा गांधी, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। और नेक्स्ट पिक्चर है सुभाष चंद्र बोस की, इनका भी एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल रहा था। डियर चिल्ड्रन, वाइल रिमेंबरिंग द ग्लोरियस पास्ट ऑफ आवर कंट्री, टेकिंग लेसन फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक, वी नीड टू इम्प्रूव आवर प्रेजेंट एंड प्लान फॉर द गोल्डन फ्यूचर। कि हम हमारे पास्ट जो है उससे हम लेसन ले सकते हैं, यानी कि सीख ले सकते हैं, और जो भी हमारा गोल्डन पीरियड था उसको हम याद कर सकते हैं, उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, और हमारे फ्यूचर और प्रेजेंट को हम बेटर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट। बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। 4 इजी क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस वर्कशीट। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, हाउ डज हिस्ट्री अफेक्ट आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर? हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे अफेक्ट करती है? द रीजन फॉर आवर प्रेजेंट इवेंट्स इज हिडन समवेयर इन हिस्ट्री। जो कुछ भी आपके पास प्रेजेंट में, उसका रीजन हिस्ट्री में छिपा हुआ है। वी कैन एम्ब्रेस गुड थिंग्स दैट हैपन इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में जो कुछ भी हो उसे एम्ब्रेस है, अडॉप्ट करना, हम अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड वाइल लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, और मिस्टेक से हम सीख सकते हैं। वी कैन टेक लेसन फ्रॉम द मिस्टेक, जो पास्ट में गलतियां की उनसे हम सबक लेंगे। विद दिस वी कैन अपग्रेड आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और इन सब के साथ अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को हम बेटर कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया, व्हाई डिड यूरोपियन मर्चेंट्स सक्सीड इन एस्टेब्लिशिंग देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इंडिया? जो यूरोपियन थे उन्होंने इंडिया में अपना पॉलिटिकल दबदबा बना लिया था, प्रभाव जमा लिया था। क्यों? इसका क्या कारण था कि इतना इजीली बाहर से आए, व्यापार करने के लिए आए और बन गए यहाँ के मास्टर? कैसे? ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया,
यूरोपियन ट्रेडर्स वर एबल टू एस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी कि ड्यू टू द लेक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया, देश में राजनीतिक एकता नहीं थी, उसके कारण उन्हें मौका मिल गया और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वर द वेरियस रीजंस फॉर द राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट की ग्रोथ हुई थी उसके कारण क्या थे, उसके एमरजेंस के कारण क्या थे। तो पहला था एक्सप्लॉइटिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी थी, यानी कि शोषण कर रहे थे। उनका तो एक ही मेन ऑब्जेक्टिव यही था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट चाहिए था उन्हें, और इसके लिए एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया था। जब सबका शोषण हो रहा था तो सबको लगा कि हमारा कॉमन एनिमी है, तो नेचुरली है कि उनमें यूनिटी हो गई। ओके, और इसने एक बड़ा रोल प्ले किया फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। सेकेंड, एफर्ट्स ऑफ द सोशल रिफॉर्मर सच एज द स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजाराम मोहन रॉय, तो इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया। इन्होंने जो सोशल इविल्स है उनको दूर किया और लोगों में एक ये फीलिंग लेकर के आया कि जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर हमें स्ट्रगल करना है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, हमें यूनाइट होना पड़ेगा। तो उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा लोगों को अवेयर करने में। नेक्स्ट है लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी दैट लेड द इंटायर प्रोसेस, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का इंटायर प्रोसेस है वो इसी ने लीड किया था, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और इसी के कारण लोगों में यूनिटी आई, अवेयरनेस आई और नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसको ग्रोथ मिली। कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल लीडर्स सच एज द गांधी जी, लाल बाल पाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मौलाना आज़ाद, इन सभी का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा था जिन्होंने इस स्ट्रगल को कंटिन्यू किया, लीड किया, लोगों को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। तो ये 4 रीजन थे फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द हीरोज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के काफ़ी सारे हीरोज़ हैं। ओके, उन हीरोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ आप नेम मेंशन करोगे, इंफॉर्मेशन आप गूगल से कलेक्ट कर सकते हो। सो हीरोज ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल इंक्लूड गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, ओके, एंड मेनी मोर। ये हमारे नेशनल हीरोज़ रहे हैं जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनके बारे में आप अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की ईजी, लेकिन लिटिल बिट आपको लगा होगा कि हम दौड़ रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट्स हमने कवर किए, लेकिन फिर भी ईजी वर्कशीट थी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ आपको कुछ ही दिनों में काफ़ी सारे स्कूल्स में मिलने शुरू हो गए हैं। आपको एक बार फिर से सिक्किम के प्रोजेक्ट बनाने, सिक्किम के प्रोजेक्ट हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, सोशल साइंस के, हिंदी के, साइंस के, मैथ्स के, संस्कृत के और पंजाबी के, इवन सभी सब्जेक्ट के हमने ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। तो अगर आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट प्लेलिस्ट में आपको ये सभी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपका ये सफ़र जो वर्कशीट का वो अच्छा चल रहा होगा। ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।